हम सब ने बचपन में साइंस की किताबों में यह पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीदिंग के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जिसे प्लांट्स यानी पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और बदले में वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हमारे साइंस टीचर ने हमें ये भी बताया था कि अगर हमारे आसपास एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाए तो हमें हेडेक, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी यानी सांस लेने में परेशानी, टायर्डनेस, हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट, कोमा जैसी बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए सीधे पॉइजनस ना हो, लेकिन इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे ब्रेन पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जो कि 1,00,000 ppm से भी ज़्यादा हो, तो इस एटमॉस्फेयर में किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। अब फैक्ट को जानने के बाद अक्सर एक सवाल है जो हर किसी के मन में उठता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इतना नुकसानदेह है तो प्रकृति इतनी नुकसानदायक चीज़ बनाती ही क्यों है जो इसके ही क्रिएशन को इतना नुकसान पहुंचा सके। हमारे वैज्ञानिक इसका सीधा सा जवाब देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ यानी पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन जितना ही आवश्यक है। एक लिमिटेड कंसंट्रेशन में इससे हम ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं है और इसका इसी कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आइए चलते हैं 1979 की ओर और जानते हैं कि उस समय के वैज्ञानिक इस बारे में क्या कहा करते थे। उस वक्त एक ऐसा इंसान था जिसने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पैक्ट को सबसे अच्छी तरह से समझा था और यह पहली बार था जब हम CO2 को इतनी सीरियसली लिया था। 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के साथ मिलकर SOC कमेटी की शुरुआत की और इस कमेटी ने अपना पूरा फोकस इस बात पर रखा कि मानव गतिविधि कैसे जलवायु परिवर्तन को गलत दिशा में मोड़ रही है। एक कमेटी उस समय की बहुत ही सीरियस और महत्वपूर्ण कमेटी थी और उस समय के सभी महत्वपूर्ण शोधार्थी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी को लीड कर रहे थे जूल सार्नी। जूल सार्नी जो एक अमेरिकन मैथोलॉजिस्ट थे जिन्हें हम मॉडर्न मैथोलॉजी डायनेमिक के फादर के रूप में जानते हैं। उस समय इस कमेटी के साथ मिलकर जूल सार्नी ने अपनी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डबल हो जाती है तो ग्लोबल टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और आज उनकी प्रोडक्शन बिल्कुल सही साबित हो रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि आगे आने वाला काल में यह दुनिया इस CO2 के कारण एक ऐसा बदलाव नोटिस करेगी जो इस दुनिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जूल सार्नी का ये प्रोडक्शन उस दौर का एक कैरेटिकल प्रोटेक्शन के रूप माना गया जिसे शायद उस समय इतनी महत्व नहीं दी गई थी, लेकिन आज जलवायु परिवर्तन की पूरी परिभाषा उसी एक रिपोर्ट पर आधारित है। आप इस रिपोर्ट के महत्व का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वह एक ऐसा दौर था जो जलवायु को प्राकृतिक प्रबंधक माना जाता था। कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि हमारे जलवायु में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वैज्ञानिक बार बार यह कह रहे थे कि जलवायु बहुत तेज़ी से बदल रहा है और आगे आने वाला समय में और ज़्यादा भास्ट हो सकता है, लेकिन लोगों ने इस बात को उतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। बहुत से ओशनोग्राफर, जियोफिजिसिस्ट बार बार यह तर्क कर रहे थे कि जलवायु पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बदल रहा है, लेकिन किसी ने इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर 1979 में इस मुद्दे को अधिक गंभीरता से लिया जाता तो आज हालात इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। 1979 में इस रिपोर्ट को रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जो लोगों के लिए बिल्कुल नया था। यह वो वक्त था जब वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता नहीं थी कि जलवायु परिवर्तन की एक एग्जैक्ट थ्योरी दे सकें। ना ही उस समय इतने रिसर्च स्टेशन थे कि वैज्ञानिक ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्शन कर सके। पर जूल सार्नी और उसके जैसे दूसरे रिसर्चर को यह मालूम था कि इस पृथ्वी के फ्रोजन ग्राउंड में ग्रीन हाउस गैस जैसा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन की क्वांटिटी में बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की पुरानी सोच थी कि बर्फीले परतें दशकों से ऐसे ही है और हमेशा ऐसे ही रहेंगे।
ग्लोबल वार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट को तो उस समय कोई समझ ही नहीं पा रहा था। वैज्ञानिक के लिए भी ठीक ठीक डाटा निकालना उतना ही मुश्किल था जितनी कि लोगों के सोच को बदलना था। 1979 में सारणी के इस रिपोर्ट में साइंटिस्ट की टीम ने अर्थ के पोलर रीजन को लेकर अपनी कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखे। उनका मानना था कि अंटार्कटिका के आइस शेड धीरे धीरे पिघल रहा है और आगे आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा खराब हो सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट में सी लेवल के बढ़ने की बात ही नहीं की गई थी। इस रिपोर्ट के प्रेजेंट होने के बाद भले ही लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वैज्ञानिक लगातार अपने इस काम में लगे हुए थे और 1980 के आसपास में रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया था कि अर्थ के लैटीट्यूड और ट्रॉपिकल ग्लेशियर में बदलाव आ रहा है। टीम ने यह भी नोटिस किया कि एक इक्वेटेरियर ग्लेशियर कुछ सालों से सोलर रेडिएशन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात यह भी थी कि जहां बहुत से ग्लेशियर पर बदलते हुए इस इफेक्ट का, इस क्लाइमेट का असर हो रहा था, वहीं माउंट किलिमंजारो 1980 के उस दौर में बिल्कुल स्टेबल था। यहाँ कुछ खास बदलाव नोटिस नहीं किए गए थे। 1980 के इस दौर में रिसर्चर्स का पूरा फोकस ग्लेशियर पर था। ये वो वक्त था जब साइंटिस्ट ग्रीन हाउस गैस एम्बिशन की तरफ ध्यान दे रहे थे। उन्होंने यह समझना शुरू किया था कि यह ग्रीन हाउस गैस हमारे अर्थ टेम्परेचर को कितना ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन यही वो वक्त भी था जब पिछले 30 से भी ज़्यादा सालों से दुनिया बिल्कुल ठंडी थी। टेम्परेचर एकदम कूल हुआ करता था। लोग आइस एज की थ्योरी में अटके हुए थे और ग्लोबल वार्मिंग तो जैसे उनके लिए एक कोरी कल्पना थी। इसलिए पिछले 2-3 सालों में टेम्परेचर में इस बदलाव के थ्योरी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वहीं 1970 के आसपास साइंटिस्ट ने कंपाउंड मैसेज दिया, जिसमें आइस एज से लेकर अर्थ की कूलिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया। साइंटिस्ट मैसेज में तो ग्लोबल वार्मिंग का जैसे नामो निशान भी नहीं था। 1970 का यह मैसेज लोगों के दिमाग में अभी तक बैठा हुआ था। मीडिया में भी उस वक्त अर्थ की कूलिंग और आइस एज को लेकर ज़्यादा न्यूज़ चलते थे। 1970 से लेकर 1979 तक साइंटिस्ट को अपनी ग्लोबल वार्मिंग वाले कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने रखने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 1979 से पहले साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। इससे पहले भी साइंटिस्ट रिपोर्ट्स लोगों के सामने लाए गए थे, लेकिन 1979 के इस रिपोर्ट ने, जिसे हम HOC कमेटी रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसने ग्लोबल कूलिंग के थ्योरी को पूरी तरह से बदलकर ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसलिए क्लाइमेट हिस्ट्री के इस कॉन्सेप्ट में 1979 का साल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्लाइमेट में होने वाले चेंजेज को मेजर लेवल पर नोटिस किया गया था। 1979 के इस जर्नी को तो हम समझ चुके हैं। अब चलिए एक साल आगे बढ़ते हुए 1980 से लेकर आगे ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट पर लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया, साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज दी, इस बारे में अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। क्लाइमेट चेंज के इस हिस्टोरिकल जर्नी में मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।